नमस्कार छात्रों, मैं हूं चंदन कुमार और आज रीतिकाल पर मैं एक नए एपिसोड को लेकर आपके सामने हूं। हम रीतिकाल के कवियों पर आज बात करेंगे। आमतौर पर रीतिकाल के कवियों को हम तीन भागों में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है, मगर मैं नगेंद्र की किताब को अगर आधार बनाऊं, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, यदि उसे आधार बनाओ तो उन्होंने कवियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है। अगर आप अन्य किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपका जाहिर है विषय के प्रति गहराई ज़्यादा बढ़ेगी, मगर मैं आमतौर पे जो उपलब्ध किताबें यहाँ है तो मैं उसे आधार बना के आपसे बात करूँगा अभी। तो नगेंद्र ने रीतिकाल के कवियों को दो भागों में जो बांटा है उसमें एक है सर्वांग निरूपक कवि और दूसरे हैं विशिष्टांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जो काव्य के अलग अलग अंग जितने भी हैं सबका लक्षण उदाहरण देते हुए जब उसका निरूपण करते हैं तो उसे वे सर्वांग निरूपक कवि कहते हैं। विशिष्टांग निरूपक कवियों में वे कवि आते हैं जो किसी एक अंग का, काव्य के किसी एक अंग का आधार ग्रहण करके उसे जब उस पर बात करते हैं, उस पर अपनी कविताएं करते हैं या अपने आचार्यत्व को के प्रदर्शन के लिए वे लक्षण ग्रंथों का उदाहरण देते हैं, तब उसे हम विशिष्टांग निरूपक कवि कहते हैं। तो इसके अलावा इससे ज़्यादा सरल है ये समझना कि रीतिबद्ध क्या है, रीतिसिद्ध क्या है और रीतिमुक्त क्या है। रीतिसिद्ध पे पहले बात करते हैं कि रीतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति के निरूपण के लिए सिद्धता को हासिल कर लिया है। उनको ये पता है कि रीति का निरूपण कैसे होता है, लक्षण क्या है, लक्षण ग्रंथों का उन्हें भरपूर ज्ञान है, पर वे कविताई करते हैं। वे सिद्ध हैं मगर उसका उपयोग कविता में करते हैं। वे उसका समालोचन शास्त्र नहीं करते हैं, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते हैं। किसी खास रीति का निरूपण करने के लिए वे अलग अलग उपागमों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे जानते हैं सब कुछ, पर उसका वो उपयोग कविता में करते हैं। उन्हें सिद्धता हासिल है। ये कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो आप कैसे भी करके साइकिल चला सकते हैं, तो उस पर आपको किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह रीति सिद्ध कवि वे हैं जिन्हें पता है, शास्त्रीय अनुभव बहुत अधिक है, पर वे उन अनुभवों पर कोई नई राय नहीं दे रहे हैं, नई प्रणाली नहीं गढ़ रहे हैं, एक शास्त्रीयता को परोस नहीं रहे हैं, मगर वे सहजता से उसका उपयोग कविता में कर रहे हैं। ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं और बिहारी का नाम इसमें बहुत आदर से लिया जाता है। फिर है रीतिबद्ध कवि, ऐसे कवि जो रीति से बंधे हुए हैं, रीति के मार्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वे मूलतः आचार्य कवि हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नगेंद्र में इसमें विवाद की स्थिति बनी है। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। पेज नंबर 309 में 309 और 345 में इसके बारे में आपको मिलेगा पढ़ने को। तो अगर आप पेज नंबर 345 में पढ़ें तो मैं रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध के विवाद को नोटिस करना चाहता हूँ। विवाद नहीं बल्कि एक अपनी अपनी राय है, उसे उन्होंने रखा कैसे है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। देखें, रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने तीन प्रकार के काव्य का विवरण दिया है। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। रीतिमुक्त के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। मतलब कि रीतिमुक्त ऐसे कवि जो सहजता से कविता लिख रहे हैं, उन्हें रीति
रीति को निरूपण के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सहज भाव से कविता लिखी। उस कविता में भावबद्धता अधिक है, भाव प्रवणता अधिक है, और रीति के प्रति, रीति निरूपण के प्रति, लक्षण ग्रंथों के प्रणयन के प्रति कोई आग्रह नहीं है, बल्कि वे एक सहज भावना से अपने मनोनुकूल कविता लिख रहे थे। तो ऐसे कवियों को रीति मुक्त कहा गया, जिसमें घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है। फिर इसके अलावे हैं रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन दो कवियों के बारे में, दो श्रेणी के जो कवि हैं, इस पर जो राय है पेज नंबर 345 में, उसमें लिखते हैं इतिहास लेखक कि 3 प्रकार के काव्य का विवरण दिया गया है। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। रीति मुक्त के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। तय है कि वे रीति परंपरा से बिल्कुल अलग हैं, अलग रहने वाले कवि हैं। उन्हें रीति निरूपण के प्रति उनके मन में कोई आग्रह नहीं है। मगर दो जो शेष वर्ग हैं, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, इसे लेकर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। लिखते हैं, परंतु रीतिबद्ध शब्द के विषय में मतभेद प्राप्त होता है। क्या मतभेद है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, लक्षण और उदाहरण से युक्त होती है। परंतु डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते हैं। रीतिकार, आचार्य कवि उनके मत से वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनका प्रमुख उद्देश्य या तो काव्य की शिक्षा देना है या किसी काव्य शास्त्रीय विषय का सोदाहरण प्रतिपादन करना। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वे हैं, मतलब जो लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, रीति का निरूपण कर रहे हैं विविध प्रकार से, उनके नजर में रीतिबद्ध कवि वे हैं। जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षण के अनुसार काव्य रचना की है। रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि उनके ध्यान में तो रहे, परंतु उसका प्रत्यक्षता निरूपण इन कवियों ने नहीं किया, वरन उनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया। ऐसी दशा में वे मूलतः कवि हैं, आचार्य नहीं। इसलिए उन्हें रीतिबद्ध कवि मानना चाहिए। मगर इसी बात को जब वो लिखते हैं कि, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि उनके ध्यान में तो रहे, परंतु उसका प्रत्यक्षता निरूपण इन कवियों ने नहीं किया। उन्होंने किस पे ध्यान दिया? कविता पक्ष पे ध्यान दिया, कवि कर्म पर ध्यान दिया, आलोचना पर ध्यान नहीं दिया, लक्षण ग्रंथों पे ध्यान नहीं दिया, सैद्धांतिक पक्ष पे ध्यान नहीं दिया, परंतु वे रीति के सारे तत्वों को जानते थे। मगर उन्होंने कवि कर्म पे काम किया और कविता में सहजता से उन चीजों को लाया, सैद्धांतिक पक्ष को, मगर उस पर कोई शास्त्र नहीं गढ़ा। ऐसे लोगों को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति सिद्ध कहते हैं और नगेंद्र उक्त कवियों को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ये विवाद है। आप इसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से और समझ पाएंगे। एक इतिहास की पुस्तक जरूर 2-4 किताबें होनी चाहिए एक विद्यार्थी के पास। तो मेरा आग्रह है कि किताबों को आप पढ़ें और अधिक से अधिक इसे सुलझाने की कोशिश करें। एक बात मैं जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि हम अक्सर कहते हैं कि लक्षण ग्रंथ क्या है।
लक्षण का मतलब होता है चिन्ह की पहचान करना। जब हम कहते हैं कि देखो इस लड़के का लक्षण ठीक नहीं है, तो लक्षण मतलब आपने एक पैमाना गढ़ा है कि कैसा व्यक्ति हो जिसमें कि सब अच्छे अच्छे लक्षण हो। अच्छे लक्षण क्या है, बुरे लक्षण क्या है, इसका आपने एक पैमाना गढ़ा है। उस पैमाने पर अगर कोई सटीक उतर जाता है तो हम उसको अच्छा कहते हैं, उस पर जो नहीं उतर पाता है हम उसको अच्छा नहीं कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग लक्षण कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। आमतौर पर काव्य प्रयोजन है, रस है, अलंकार है, काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, नायिका भेद है, अलग अलग चीज़ें आती है, रीति है, गुण है, दोष है, बहुत सारी चीज़ें आती है। आप इन सब चीज़ों को देखें और इसे मेरे अलावे और भी 2-3 पुस्तकों में पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मैं सहायक होऊंगा आपको समझाने के रास्ते में। मैं कोशिश करूंगा कि आप उन टिपिकल जो वर्ड हैं उनको समझें, और जब भी कोई दिक्कत हो इस तरह से तो आप ज़रूर कमेंट करें। और यदि मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप इसे अन्य विद्यार्थियों को भी साझा करें। आज भर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।